खून की प्यासी चुड़ैल। एक औरत जिसे आग में जलाया जा रहा था। गांव के सभी लोग उसे देख रहे थे। गांव वालों के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की खुशी दिखाई दे रही थी। गांव के सभी लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे। अरे मारो इसे मारो, ये औरत इस गांव के इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, मारो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम गांव वालों को क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। उस औरत की चीखें भी उस आग की लपटों के साथ तेजी से बढ़ रही थी और वह औरत चिल्लाकर कह रही थी, जिसने मेरी ये हालत, वो अब नहीं जी पाएगा। इस गांव की मैं वो हालत करूंगी कि कोई भी आदमी नहीं बचेगा, कोई किसी को आग देने लायक भी नहीं बचेगा। यह कहकर वो औरत पूरी तरह से जल चुकी थी। ये बात सुनकर गांव के सभी लोग सुन पड़ जाते हैं कि तभी गांव का मुखिया गांव की चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, ये पागल है और ये अब मर चुकी है, अब इसकी बातों को क्या मानना। चलो सब अपने घर चलो और कल से हमारा गाँव एक अच्छा जीवन जिएगा। पता नहीं ये औरत हमारे गांव में कैसे आ गई। उस दिन अमावस्या की रात थी। चांद का कोई नामो निशान नहीं था। आसमान में बिल्कुल काला घना अंधेरा छाया हुआ था। लोग अब मुखिया की बात सुनकर अपने अपने हाथों में मशाल की मदद से घर की ओर निकल पड़े। कुछ दिन बाद फिर से अमावस्या की रात आती है और गांव के एक आदमी की लाश गांव के कुएं से निकलती है। गांव वाले लाश को देखकर डर जाते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति कहता है, अरे ये क्या है जो खून से लिखा हुआ है, अगली बारी तुम्हारी है। यह सुनकर गांव वाले और भी डर जाते हैं। तभी वहाँ पर मुखिया आ जाता है। अरे ये क्या हुआ, ये कैसे मर गया, लगता है पी के कहीं गिर गया होगा गलती से। नहीं मालिक, मुझे लगता है कि उस चुड़ैल का ही काम है। देखो यहाँ पर कुछ खून से लिखा भी हुआ है कि अगली बारी तुम्हारी है। पता नहीं हमारे गाँव में किसका नंबर लग रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग बिना फालतू में ही परेशान हो रहे हो। लेकिन उस दिन के बाद हर अमावस्या को गांव का कोई न कोई व्यक्ति उसका शिकार का निशाना बन जाता था और अगले दिन उसकी लाश देखने को मिलती थी। मुखिया का बेटा शहर में पढ़ता था। गांव की हालत सुनकर वो गांव लौट आता है और वह मुखिया से पूछता है, पापा गांव की हालत ऐसे क्यों हो रही है, दिन पर दिन पता नहीं किस किस की लाश हमें देखने को मिलती है, ऐसा इस गांव में क्यों हो रहा है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं। तब मुखिया अपने बेटे को सारी बात बता देता है कि उस औरत को कैसे उस आग में जला दिया गया। लेकिन उसे जलाया क्यों गया? अरे बेटा क्या बताऊं, उसका पति एक शराबी था और शराब के नशे में उसे हर रोज पीटता रहता था। एक दिन अचानक से उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद वह औरत अकेले ही रहने लगी। लेकिन कुछ ही महीनों में हमें पता चल गया था कि वो औरत किसी आदमी से प्रेम करती है, वो भी इसी गांव का है। तुम ही बताओ हम उस जैसी औरत को कैसे रहने दे सकते थे। एक तो वो विधवा थी और ऊपर से किसी से वो प्रेम करती थी। ऐसा हमारे गांव में नहीं चलता है, हम ऐसी औरतों को अपने गांव में नहीं रहने दे सकते हैं। अच्छा बेटा अब बहुत रात हो गई है, ये सब बातें मत करो, चलो तुम सो जाओ, तुम थक भी गए होगे, बहुत लंबा सफर था, तुमने आते ही पता नहीं कौन सी बात छेड़ दी। चलो अब। रमन अपने पिता की बातों में हामी भरते हुए अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। अपने बिस्तर पर लेटते हुए मन ही मन कई बातों को सोचता है। वैसे ये इतनी भी गलत बात नहीं थी, उसके पति ने उसको कोई सुख नहीं दिया था, तो वह औरत अपनी पसंद का जीवन साथी और जीवन जी सकती थी, एक नए जीवन की शुरुआत कर सकती थी, तो उसे जला क्यों दिया गया? रमन ये सब सोचकर जैसे ही करवट बदलता है, उसके सामने एक जला चेहरा, काली आंखें, लंबे बाल, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उसके सामने लेटी हुई थी, जो उसे ही देख रही थी। रमन जैसे ही उसे देखता है उसकी तो चीख निकल जाती है, अरे पिताजी बचाओ! जिसे सुनकर मुखिया अपने बेटे के कमरे में दौड़ते हुए आता है। अरे क्या हो गया बेटा, इतने जोर से तुम क्यों चिल्लाए? अरे पिताजी मैंने अभी यहाँ एक औरत देखी जो मेरे
तुम्हारे बगल में ही लेटी हुई थी। कहाँ बेटा? और जैसे ही वह उस तरफ इशारा करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। अरे पिताजी, अभी तो वो यही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो अभी ठीक मेरे बिस्तर पर ही लेटी थी। अरे बेटा, लगता है जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी वो तुम पर हावी हो रही है। चलो सो जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये सब बातें अभी मत करो। शाम हो चुकी थी, फिर भी तुम नहीं माने। ये कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। लगता है पिताजी सही कह रहे थे, मैं कुछ ज्यादा ही उसके बारे में सोच रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। अगले दिन रमन गांव में घूमने निकल जाता है। घूमते घूमते उसे एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई देती है जो बहुत सुंदर होती है। रमन को उस औरत को देखते ही उससे प्रेम हो जाता है। अरे ये तो कितनी सुंदर है, मैं तो इसी से शादी करूँगा। और उस दिन के बाद से ही उस औरत को देखने के लिए गांव में घूमने को निकल जाता। और एक दिन रमन ये डिसाइड करता है कि वह उस औरत के पीछे जाएगा और अपने बारे में उसे बताएगा। और एक दिन वो ऐसा ही करता है, वह औरत के पीछे पीछे जाता है। वह अपनी झोपड़ी की तरफ जा ही रही थी कि तभी सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। और ऐसे ही रमन ने अपने बारे में उसे कहा। वह लड़की मान जाती है। दोनों कई दिनों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे आता है। रमन के दिमाग में कुछ चल रहा था। क्यों ना मैं काम करता हूँ, जैसे ही 12 बजेंगे मैं वहाँ पर जाऊँगा और उसे एक सरप्राइज दूंगा और हमारा वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। वो ऐसा ही करता है। वह रात के 12 बजे उस झोपड़पट्टी का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद उसे एक अजीब ही नजारा दिखाई देता है। वहाँ पर एक डरावनी शक्ल की औरत आग जलाकर बैठी हुई थी। रमन ये देखकर डर जाता है। अरे तुम कौन हो? यहाँ पर तो एक सफेद साड़ी वाली औरत रहती थी, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम तो बहुत ही डरावनी लग रही हो। तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल उस दिन वाली औरत से मिल रहा है जो मेरे बिस्तर पे लेटी हुई थी। अरे लगता है तुम मुझे नहीं पहचान पाए, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम रोज रहते हो। अरे ये क्या, तुम तो मेरे लिए फूल भी लेकर आए हो। चलो मैं तुमसे ये फूल ले लेती हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हारी बलि दूंगी और तुम मुखिया के बेटे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। जैसे ही मैं तुम्हारी जान लूंगी वैसे ही मुखिया हर दिन तड़पेगा, क्योंकि तुम मुखिया के एकलौते बेटे हो और मुखिया के प्राण तुम में ही तो बसते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना शिकार बनाया। तुम ये क्या बातें कर रही हो? लगता है तुम वही औरत हो जिसे गांव वालों ने मिलकर जला दिया था। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना ही मैं गांव वालों के साथ था उस दिन। अच्छा, तुम तो बहुत शातिर हो रहे हो। उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी। मुखिया ने जो भी तुम्हें बताया है वो सिर्फ आधा सच है। अच्छा, तो तुम्हें बता दो कि गांव वालों ने तुम्हें क्यों जलाया। चलो मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। मेरे पति के मरने के बाद मुखिया ने मुझे अपने साथ शादी करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था, जिसके बाद मुखिया ने मुझसे बदला लेने के लिए गांव में एक अफवाह फैला दी, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर मुझे जला दिया और इसीलिए मैं गांव वालों से बदला ले रही हूँ और मैं पहले तुम्हें मारूंगी, उसके बाद मुखिया को। इसलिए मैं तुम्हें भी अब नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकती हो। अगर मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम उनकी जान ले सकती हो, लेकिन मेरी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ये तो नाइंसाफी हुई। वह चुड़ैल कुछ देर सोचती है, उसके बाद वह रमन को माफ कर देती है और वह सीधा मुखिया के पास पहुंच जाती है। मुखिया अपने सामने उस औरत को देखकर डर जाता है और कहने लगता है, अरे तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम तो मर चुकी थी। हाँ, मैं मर तो चुकी थी, लेकिन मुझे बदला भी तो लेना था। अब तुम भी मरोगे। मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई। उसके बाद चुड़ैल मुखिया के शरीर में आग लगा देती है। मुखिया के शरीर में आग लगते ही वह तड़प के मारे इधर उधर भागने लगता है, जिसकी वजह से उसके पूरे घर में आग लग जाती है और उसका पूरा घर जल के राख हो जाता है। और उस चुड़ैल को मुखिया को ऐसे तड़पता हुआ देखकर बहुत खुशी मिलती है। सुबह होते ही रमन पूरे गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद पूरे गांव वालों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।